गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय तीसरा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के भोजन, खेती और पशुपालन की शुरुआत, पशुपालक कैसे बने, बसने की प्रक्रिया, एक नवीन जीवन शैली, जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपके किताब में नेनुओं का भोजन इस शीर्षक के साथ एक कन्वर्सेशन, छोटी सी जानकारी शेयर की गई है। जैसे आज नेनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? इस तरह से उस लड़की के मन में विचार आए थे। इसका मतलब वह जिस इलाके में रहती थी या रहती है, वहाँ का खान पान अलग है, और जिस इलाके में वह स्कूल की जो पिकनिक थी उसकी वहाँ वो गई थी, तो वहाँ पर मिलने वाला उनके खाने से बिल्कुल भिन्न था। तो वही क्वेश्चन उसके मन में था कि ऐसा भिन्न खाना इलाके के अनुसार क्यों होता है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा फसल और पशुओं से प्राप्त करते हैं, और भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि धान की खेती करने के लिए और गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब धान की फसल लेने के लिए गेहूं और जौ से भी ज़्यादा जल की जरूरत होती है, और इसीलिए किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। मतलब पानी जहाँ उपलब्ध होगा उस इलाके में चावल की खेती होती है, जहाँ पानी थोड़ा कम होता है, बारिश कम होती है, उस इलाके में गेहूं जैसे उत्पादन लिए जाते हैं। और पशुओं की भी अगर बात करते हैं तो पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उस इलाके में भेड़ या बकरी सर्वाइव कर सकते हैं, वो उसके लिए फिट होते हैं। लेकिन मवेशियों के लिए अगर मैदानी प्रदेश है तो वो बेहतर होता है, और इस तरह से इलाके के अनुसार भी पशु वहाँ प्राप्त होते हैं या दिखाई देते हैं। अगला मुद्दा है खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि हमको ये पढ़ना है कि खेती की शुरुआत कैसे हो गई है, लोग पशुपालन करना कैसे सीखे। तो लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कहाँ का रहता था कि उनको ध्यान रखना पड़ता था खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिलती है, क्योंकि कुछ कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी होती है, जहरीली होती है, जो खाने से अपने सेहत पर उसका बुरा असर हो सकता है, और इसीलिए उनको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती थी कि खाने योग्य वनस्पति कौन सी होती है। दूसरी बात है कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं। डंठल का मतलब जैसे ये पौधा होता है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ फूल लगते हैं, फूल से कुछ फल शुरू हो जाते हैं, और फिर सूखने के बाद यहाँ से बीज गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डंठल। तो ये भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं। गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकालना, इनके ऊपर उनका ध्यान चला गया।
और इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी कि जैसे कि उनको पता चला है कि कई बीज अगर डालते हैं तो उसको थोड़ा सा अगर पानी मिलता है, नमी मिलती है, तो उस बीज से पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको फूल आते हैं, फल लगते हैं और फल वो अपने लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो इंसान ने सीख ली। और चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा कैसी करनी है वे भी वो सीखने लगे, ताकि वे ठीक ठाक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। और इस तरह से किसान मतलब जो कभी घुमंतु होते थे वह धीरे धीरे कृषक बन गए। तो यहाँ हम सीख लिए हैं कि प्राचीन मानव या प्रारंभिक मानव ने कृषि या खेती करना या पशुपालन करना कैसे शुरुआत की गई। ठीक है, आगे देखते हैं पशुपालक कैसे बने। तो इसके पहले हम देखे थे कि किसान या खेती करना कैसे सीख लिए, अभी हम देखते हैं कि पशुपालक कैसे बन गए। तो लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की है। और इस तरह से क्या हो गया है कि जब वो जानवरों को खाना खाने के लिए मिल जाता था तो वो उनके आसपास या उनके बस्ती के आसपास घूमने लगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है कुत्ते का जंगली पूर्वज, मतलब कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया है। और धीरे धीरे लोग बाद में भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और फिर ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास ही खाते थे। और इस तरह से इंसान ने जानवरों को पालना सीख लिया। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे और इसीलिए ये जानवर इंसान के सहारे रहना पसंद करते थे। और इस तरह से लोग धीरे धीरे पशुपालक बन गए और पशुपालन का एक व्यवसाय बनने लगा। बसने की प्रक्रिया का देखते हैं कि इसमें बसने की मतलब क्या, जब कभी इंसान घुमंतु होता था, घूमता था, अनाज इकट्ठा करने के लिए घूमता था, शिकार करने के लिए घूमता था, अपना पेट पालने के लिए घूमता था, लेकिन क्या धीरे धीरे उसको खेती करना और पशुपालन करना वो तरीका समझ में आ गया। फिर वह उस खेती करने के लिए, पशुओं का पालन करने के लिए उसको एक जगह बसना जरूरी होता था और इस तरह से यह बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि लोगों द्वारा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जैसे अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर जो अक्सर जंगली जानवर, जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, क्योंकि ये अपने इस्तेमाल के लिए उसको लगाते थे। और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर 1, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनसे बीमार होने की संभावना कम हो। मतलब हम इसके पहले देखे थे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो खाने से बीमार या अपने सेहत पर असर हो सकता था और इसीलिए उनको सावधान रहना पड़ता था कि कौन सी वनस्पति खाने लायक है और कौन सी वनस्पति जहरीली है। और इसीलिए वही ऐसे ही पौधों या जानवरों का चयन करते थे जो उनके सेहत के लिए अच्छा हो। दूसरी बात है, उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, मतलब क्या वो इकट्ठा करने के लिए आसान हो जाते, ऐसे ही दाने वाले पौधों को वो चुनते थे। तीसरी बात है, जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभल सके, ऐसे ही वो दाने या पौधों को चयनित करते थे। मतलब क्या होता है कि कभी जैसे मतलब कोई पौधा होता है तो कम से कम वो डंठल में दाने पकड़ कर रखे ताकि वो आसानी से इकट्ठा किए जा सके। इस तरह के पौधे वो सुरक्षित रखते थे। ऐसे पौधों को पौधे के जो बीज होते हैं उसको वो संभल कर रखते थे, फिर क्योंकि उसका इस्तेमाल फिर से उगाने के लिए उनके गुण होते हैं सुरक्षित रखते। क्योंकि मतलब है कोई भी बीज को अगर बीज जब हम बोलते हैं या कोई सीड बोलते हैं तो उसको पानी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अगर नेक्स्ट या अगले साल उसका पौधा लगाना है तो वो सुरक्षित होना चाहिए। मतलब क्या उसके जो गुण होते हैं वो बरकरार होंगे तभी उसका पौधा बन सकता है। तो इस तरह से ये बसने की प्रक्रिया, ये भाग 1 हम देख चुके हैं। बसने की प्रक्रिया भाग 2 में हम देखते हैं कि वह उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जैसे मतलब भेड़ होते हैं, बकरी होती है, गाय होती है, मवेशियाँ होती है, ये जो जानवर होते हैं ये अहिंसक होते हैं और इसीलिए उनको आगे प्रजनन मतलब क्या उनकी संख्या बढ़ाने के लिए चुना जाता था। और इसीलिए पाले गए जानवर
तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हो गए। इस तरह से क्या हो गया है कि जंगली जानवर अलग हो गए हैं, पालतू जानवर अलग बन गए, जंगली पौधे अलग रह गए और हम जो जिसकी खेती करते हैं वो पौधे अलग बन गए। इस तरह से इंसान ने उनमें फर्क करना सीख लिया। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग होते हैं छोटे होते हैं, तो ये हमको एक सीख मिलती है। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, क्योंकि ये एक साथ नहीं हुई है, हर जगह वो अलग अलग प्रकार और धीरे धीरे चलती रही। अगर हम बात करते हैं 12,000 साल पहले ये शुरू हो गई थी। हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। आज भी हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है। कृषि के लिए अपनाए गए जो सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। जब सबसे पहले इंसान ने जिन पौधों का या जिन फसलों का उत्पादन लिया है वो है गेहूं और जौ। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जो जानवर होते हैं वो है कुत्ते और बाद में आते हैं भेड़ और बकरी। तो इस तरह से हम बसने की प्रक्रिया को यहाँ समझने की कोशिश की है। दूसरी बात करते हैं कि एक नवीन जीवन शैली, जैसे कि मतलब कभी इंसान घूमने वाला होता था, शिकार करने वाला होता था, लेकिन क्या है अभी जैसे ही उसने खेती करना सीख लिया और जानवरों को पालना सीख लिया तो उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया है। तो किसी पौधे के बीज को विकसित होने के लिए कुछ समय लगता है, ये भी उसके ध्यान में आ गई है। और इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए भी उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। मतलब उनको जो खेती करते थे उस खेती की सुरक्षा के लिए, क्योंकि खेती जब होती है तो वो जंगली जानवरों से खतरा होता है कि जंगली जानवर उसको फसल को नष्ट कर सकते, उसको समाप्त भी कर सकते हैं, और इसीलिए उनको देखभाल करना जरूरी है। कुछ चिड़िया होती है, चिड़िया भी दाने चुगने लगते हैं तो उनकी फसल बर्बाद हो सकती है, और इसीलिए उनको लंबे समय तक एक ही जगह रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर उनको फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे ये बहुत से काम उसमें शामिल थे। तो इस तरह से इंसान एक ही जगह रहकर अपनी खेती की सुरक्षा करने लगा। जब कटाई होती थी, मतलब कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभल कर करना पड़ता था, क्योंकि यह फसल उनके लिए साल में एक बार ही होती थी और बाद में पूरे साल भर उनको उसको बचा कर रखकर अपने गुजरान के लिए, अपना उदर निर्वाह करने के लिए उसको बचा के रखना बहुत जरूरी होता था। अनाज को भोजन और बीज के दोनों के लिए उसका इस्तेमाल होता था और इसीलिए उसको बचाना आवश्यक होता था। देखिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए उसका भंडारण करना भी जरूरी होता था। और भंडारण करने के लिए इंसान मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बनाने लगे, जमीन में गड्ढा खोदकर भी उसको सुरक्षित रखने लगे। इस तरह से फसल से लिए गए जो अनाज है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो तरीके अपनाते थे। देखिए, यहाँ अनाज के उपयोग बताया गया है कि उस अनाज के उपयोग क्या क्या हो सकती है। जैसे में ये ज्वार दिखाया गया है, बीज के रूप में बीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए, उपहार के रूप में, मतलब कोई उस जमाने में कोई लेन देन होती ही नहीं थी, कोई मतलब करेंसी होती ही नहीं थी, तो करेंसी के बजाय मतलब एक दूसरे को वो अनाज देते थे। और साथ साथ में भंडारण के लिए, तो भंडारण जब करते हैं तो वह खाने के लिए भी हो सकता है और बीज के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से अनाज का उपयोग उस काल में किया जाता था। जानवरों को हम बोलते हैं चलते फिरते खाद्य भंडार। अभी ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जानवर जो होते हैं एक सजीव होते हैं और जब बच्चे देते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो ये जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, उनसे दूध भी मिलता है और यह भोजन का अच्छा स्रोत भी होता है। क्योंकि हम जब मिल्क दूध पीते हैं तो अपने शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जानवर से हमको मांस भी मिलता है। और इस तरह से पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। और इस तरह से क्योंकि ये कहीं भी उनको खाद्य देने के लिए पर्याप्त होते हैं और इसीलिए हम जानवरों को बोलते हैं चलते फिरते खाद्य भंडार। अगला मुद्दा है कि आरंभिक कृषक और पशुपालक। तो हम आगे का एक मानचित्र है, हम देखते हैं कि यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं मेहरगढ़ यहाँ नजर आ रहा है और कुछ जैसे मतलब भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, ऐसे कुछ स्थान नजर आ रहे हैं अपने को यहाँ मानचित्र में। तो देखिए
कि पुरातत्वविदों ने यहाँ से शुरुआती कृषक होते हैं और पशुपालक होते हैं, उनके रहने के कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं यहाँ, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, मतलब क्या, जहाँ जो इस इलाके में मतलब आधुनिक जो कश्मीर है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, मतलब पूर्वी ये इलाका और ये दक्षिण भारत में पाए गए थे। तो आरंभिक कृषक और पशुपालक के अवशेष इन इलाकों में पाए गए हैं। दोस्तों, इस तरह से हम इस अध्याय के कुछ मुद्दों पर चर्चा किए हैं, उनको समझने की कोशिश किए हैं। इसी अध्याय का हम अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।